गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एसएसटी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 और कक्षा 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट में लेसन नंबर 5 का जो कॉमन टॉपिक रहेगा सहायक संधि, अर्थात आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सहायक संधि। चलिए बात करते हैं सहायक संधि की। सहायक संधि जो थी वो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति के प्रसार का माध्यम थी। यानी तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी नीति के प्रसार का माध्यम थी और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इस सहायक संधि को क्या किया था, लागू किया था। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई यानी शुरू की गई एक ऐसी व्यवस्था जिसमें देशी राज्यों को अंग्रेजों की शर्तों पर संधि करने को मजबूर किया गया था। यानी कौन से राज्य थे? देशी राज्य। यानी देशी राज्यों को अंग्रेजों की शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर किया गया था और इस संधि के तहत देशी राजा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहां रखते थे और इसके बदले एक निश्चित रकम जो है वो कंपनी को देते थे एवं विदेश नीति भी कंपनी के अधीन जो है वो कर देते थे। या आपने यूं कह सकते हो कि जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था उस लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं को अपनी असुरक्षा का भय दिखा करके और उन्हें अंग्रेजी सुरक्षा कवच पहना करके उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए अंग्रेजों के साथ संधियां करने को बाध्य किया गया था। तो इस प्रकार की संधियां जो है वो क्या कहलाई थी? सहायक संधि कहलाई थी। इस प्रकार की संधियां क्या कहलाई? सहायक संधि कहलाई। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजी सर्वोच्चता का विस्तार करने हेतु देशी राज्यों को सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर आश्रित कर दिया था और धीरे धीरे जो अंग्रेजी सेना का जो पूरा का पूरा खर्च हुआ करता था उन खर्चों का बोझ जो है वो देशी राज्यों के ऊपर डाल दिया गया और उन्हें कहा गया कि अंग्रेजी सेना का गठन ही केवल और केवल देशी राज्यों की रक्षा हेतु किया गया है। इसलिए इन समस्त सेना का या इन ब्रिटिश सेना का खर्चा जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इन देशी राज्यों को कहा गया कि अभी आप ही वहन करोगे। और इस संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं को क्या कर दिया था? विस्तृत कर दिया था। अब हम एक एक करके इस सहायक संधि की शर्तें कौन कौन सी हुआ करती थी और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सा लाभ हुआ था और देशी राज्यों को कौन कौन सी हानियां हुई थी, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शर्तें अगर बात करते हैं तो सबसे पहली शर्त जो है वो सहायक संधि की कौन सी होती थी कि इस संधि को स्वीकार करने वाला कोई भी राज्य जो है वो इस संधि को स्वीकार करता था वो अपने यहां उस राज्य की सुरक्षा व शांति के लिए क्या रखता था? एक अंग्रेज सेना, अर्थात एक अंग्रेज सेना जो है वो उस राज्य को या उस देशी राज्य को रखनी पड़ती थी। दूसरी बात, राज्यों को कंपनी की अनुमति के बाद ही किसी यूरोपीय को राज्य की सेवा में रखा जा सकता था। दूसरी बात यह है कि कंपनी से जो है वो क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी और उस अनुमति के बाद ही किसी यूरोपीय को राज्य की सेवा में रखा जा सकता था। तीसरी शर्त यह है कि राज्य की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो रखना होता था। चौथी शर्त अगर आती है तो कंपनी की अनुमति के बिना वह अपने विदेशी संबंध नहीं बना सकता। यानी जब तक कंपनी उसे ये नहीं कहे कि आप विदेशी संबंध बनाओ
तब तक जो है वह राज्य किसी अन्य के साथ या किसी विदेशी के साथ जो है वो संबंध नहीं बना सकता था। संबंध अगर बनाना पड़ता था तो पहले कंपनी से इजाजत लेनी पड़ती थी। और पांचवी बात जब ये आती है कि इसके बदले मतलब जब वो यानी इसके बदले कंपनी राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती थी कि उस राज्य की सुरक्षा जो है वो पूरी की पूरी हम लेते हैं, आपको केवल और केवल एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा, एक पूरी की पूरी सेना जो है वो आपके यहां रखनी पड़ेगी। और छठी अगर शर्त इसकी आती है ये आती है कि कंपनी जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वो राज्यों को आश्वासन देती थी कि वह उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगी। किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो किसी प्रकार का नहीं करेगी। किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगी। अच्छा, ध्यान रहे इस संधि को स्वीकार करने वाले, अगर अपने राज्यों की बात करते हैं तो इस संधि को स्वीकार करने वाले सबसे पहला राज्य जो था वो था हैदराबाद। इसने 1798 ईस्वी के अंदर इस संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद के बाद आता है मैसूर है, 1799 है। मैसूर के बाद अगर बात करें अवध की तो 1801 है अवध। इसके बाद मराठा साम्राज्य की बात करते हैं 1802। ये प्रमुख कुछ एक राज्य थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायक संधि को मतलब क्या है कि स्वीकार किया था। चलिए अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को होने वाला लाभ, यानी इस संधि के बाद जो देशी राज्यों के साथ ये संधि की जाती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस किस प्रकार से लाभ होता था। तो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं लाभ की तो यह प्रणाली जो है वो साम्राज्य निर्माण के कार्य में भेदीय शत्रु की भूमिका निभाती थी। सबसे पहली बात भेदीय शत्रु की तरह भूमिका निभाती थी। और मुख्य बात अगर आती है तो वो ये आती है कि इस संधि से भारतीय राज्य जो है वो क्या हो गए थे, निशस्त्र हो गए थे। दूसरी अगर बात करते हैं तो भारतीय राज्यों के व्यय पर क्या मिल गई थी, इन्हें एक बड़ी सेना मिल गई थी। किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारतीय राज्यों के व्यय पर इनका कुछ खर्चा ही नहीं लगता था, पूरा का पूरा खर्चा जो है वो देशी राज्य वहन करता था सेना का। लेकिन एक बड़ी सेना किसको मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी, जो एक लाभ में से प्रमुख लाभ में से एक लाभ है। तीसरी अगर बात करते हैं तो भारतीय जो राजाओं की राजधानियां थी उन राजधानियों में कंपनी की सेना से कंपनी का बहुत से सामरिक महत्व के स्थानों पर नियंत्रण हो गया था। यानी कंपनी ने बहुत सारे सामरिक जो स्थल थे उन स्थल के ऊपर या उन स्थलों पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उस सेना का मतलब क्या है कि अधिकार हो गया था, पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था, आप यूं कह सकते हो। चौथा अगर लाभ की बात करते हैं तो कंपनी की सेना उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे चले जाने में भी सफल हुई थी। ये बात आती है राजनीतिक की, तो राजनीतिक जो सीमाएं थी उन राजनीतिक सीमाओं से भी आगे बढ़ गई थी। मतलब क्या है कि ये जो कंपनी की जो सेना थी। पांचवी अगर बात करते हैं तो कंपनी जो है वो भारत में अन्य यूरोपीय देशों विशेषकर जो फ्रांसीसी थे उनकी चालों को विफल करने में भी सफल रही थी। यानी जो भी फ्रांसीसी थे उन फ्रांसीसियों की जो चालें थी, जो नीतियां थी, उनको मतलब क्या है कि इस संधि की शर्तों के मुताबिक मतलब क्या है कि सहायक संधि ने उनकी सभी चालें जो है वो असफल कर दी थी। ये प्रमुख लाभ मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। छठा अगर अपने बात करते हैं इनके लाभ की तो कंपनी जो है वो भारतीय शासकों के आपसी विवादों में अब क्या करने लगी, मध्यस्थता करने लगी थी। यानी यूं कह सकते हो कि अब पूरी तरह से मतलब सहायक संधि के अनुसार अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आंतरिक हस्तक्षेप जो है वो करना लगी थी। इनके जो सैनिक थे वो भी मतलब कि आंतरिक हस्तक्षेप अब करने लगे थे। आपसी अगर कोई विवाद होने लग जाता था किसी शासकों में तो उनके मध्यस्थ के रूप में वो काम करने लग गई थी। और सातवां और अंतिम जो लाभ आता है वो ये आता है कि राज्यों में स्थित एक जो अंग्रेज रेजिडेंट था, ब्रिटिश जो रेजिडेंट था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया था।
बहुत ज्यादा क्या हो गया था, प्रभावशाली हो गया था, और इनके आंतरिक मामलों में वो अब हस्तक्षेप करने लग गए थे। तो ये 7 प्रमुख लाभ आते हैं। चलिए, अब देसी राज्यों को कौन कौन सी हानियां हुई थी? जो देसी राज्य, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की या अब अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी, उन संधि के मुताबिक उन राज्यों को किस किस प्रकार की हानि उठानी पड़ी थी? तो सबसे पहली बात यह आती है कि जिस देसी राज्य ने ये संधि की थी, तो जितने भी जो राजा थे, जिन राज्यों के, वो अब दुर्बल हो गए थे। वो राजा क्या हो गए थे? दुर्बल हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे, दुर्बल हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे। यानी उनके राज्य की बाह्य नीति पर अब अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, और निशस्त्रीकरण से और विदेशी संबंधों को कंपनी के अधीन स्वीकार करने से वे अपनी स्वतंत्रता जो है वो पूरी तरह से देसी राज्य जो है वो खो बैठे थे। इसके बाद अगर दूसरी हानि की बात करें, तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहां रखने पड़ते थे, उन्होंने क्या किया कि राजा का जो प्रशासन होता था, उन प्रशासन में पूरी तरह से हस्तक्षेप जो है वो प्रारंभ कर दिया था। ये भी एक हानि में से एक प्रमुख आता है। तीसरी अगर बात करते हैं, तो इस संधि से कमजोर राज्य की रक्षा हुई, लेकिन जनता को अपनी अवस्था सुधारने से क्या हो गया? वंचित रखा गया था। हालांकि जो कमजोर राज्य थे, उनकी सुरक्षा जो है वो जरूर भी थी, लेकिन जनता को अपनी अवस्था सुधारने से क्या कर दिया था? वंचित कर दिया था। चौथी अगर हानि की बात करते हैं, तो कंपनी की सेना रखने वाले राज्यों को सेना का संपूर्ण व्यय जो है वो किसको देना पड़ता था? सेना को पूरी सेना को देना पड़ता था। और इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, यानी उन राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ने लग गई, या यूं कह सकते हो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, दयनीय हो गई थी। और इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य है वो शीघ्र ही क्या हो गए थे? दिवालिया हो गए थे। शीघ्र ही क्या हो गए थे? दिवालिया हो गए थे। और कंपनी ने प्राय राज्य की आय का 1/3 भाग जो है वो आर्थिक सहायता के रूप में भी राज्यों से लिया था। तो ये थी आज की जो अपनी नई प्रक्रिया के तहत अपना टॉपिक, सहायक संधि। ओके बच्चों, थैंक यू।